ग्रेजुएशन किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है आपने? मैम 2015 में। 2015। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था आपका? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके। तब से आप क्या कर रहे हैं? मैम तब से मैडम मैं HVAC फील्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर है उसमें काम कर रहा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं? हूँ। जी जी। ओके, क्या जॉब करते हैं आप? मैडम मैं HVAC फील्ड में ही हूँ एज ए कमीशनिंग इंजीनियर। जी। मैडम मैं कमीशनिंग इंजीनियर के डेजिग्नेशन पर काम कर रहा हूँ। HVAC हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग थोड़ा फील्ड है। जोर से बोलिए सावंत जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। हेलो। यस। हाँ मैडम मैं एज ए कमीशनिंग इंजीनियर काम कर रहा हूँ HVAC सेक्टर में। ये मीन्स हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग फील्ड है इसी में ही। ओके, कहाँ जॉब करते हैं अभी आप वर्तमान में? जी ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। ओके, बीपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जी क्या है? मैडम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, इट मीन यू हैव इन गुड कमांड, बिकॉज आपका ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी रहा है और आपने ऑप्शनल भी यही चुना है। आपकी हॉबीज क्या है? वैसे कमांड मैम हॉबीज तो वैसे कुछ खास नहीं है बट थोड़ा सा लेजर टाइम मिलता है तो गाने सुन लेता हूँ। गाने? किस प्रकार के गाने सुनना पसंद करते हैं आप? मैडम बेसिकली किशोर कुमार जी के और कुमार सानू जी के जो सिंगर हैं। ओके। सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? मैडम मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ मैडम जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिहार के लिए कुछ काम कर सकूँ। ओके। अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं आप? जी मैडम। भारत को आप अपना नहीं मानते हैं? मैडम भारत तो अपना है ही लेकिन हम चाहते हैं कि अगर स्पेसिफिकली अगर अपने बिहार के लिए काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है काम करने के लिए। हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो भारत के हर क्षेत्र में है। आप यूपी में काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी तो यूपी में भी नहीं है। जी मैम। तो जी आपको मैम ऐसा क्यों बट लगता है कि आप मैं बिहार में पर्सनली आके कुछ बेटर कर सकते हैं? मैडम क्योंकि वहाँ पर्सनली मैं पर्सनल लेवल पे जाकर अपना कुछ काम कर सकूँगा वहाँ पर। मतलब मेरा पर्सनल अटैचमेंट है बिहार से इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार के लिए कुछ काम कर सकूँ। ओके। एक सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा सावन जी। आपको एसडीएम बना दिया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है? और जहाँ पे जी सैंड माइनिंग काफी होती है। ओके, रेत का खनन काफी होता जी है और एक दिन एक ट्रक जा रहा होता है रेत का खनन करते हुए, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक पैसेंजर बस से, जिसमें काफी लोगों की जी जान जाती है, ठीक है? जब से आपने मैम। अपना पदभार संभाला है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है इसको कर्व करने की, कम करने की। बट आपके जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सैंड माफियाज के साथ मिले हुए हैं, ठीक है? अब जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो मीडिया और सम पॉलिटिकल पार्टी के जो पीपल हैं वो आप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं दैट ये एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है और आप खनन माफियाओं के साथ मिले हुए हो और आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हो, इसलिए ये जो रेत का खनन हो रहा है इसे आप कर नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे हो। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट ऑप्शंस यू हैव, क्या करेंगे आप? बेसिकली अगर ये सिचुएशन ऐसा आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने सीनियर से बात करूंगा इस मैटर पे, उनसे कुछ एडवाइस लूंगा और उनसे कुछ डिस्कशन करूंगा कि इसको कैसे डील कर सकते हैं। अगर वो सुझाव देते हैं तो
अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस पर काम करूँगा। अदरवाइज अगर उनके सुझाव मुझे पसंद नहीं है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनके सुझाव से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो मैं खुद जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, देखूंगा कल्प्रिट कौन है, और संविधान के दायरे में रहते हुए जो कार्रवाई हो सकती है वो मैं करूंगा। आप पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मीडिया को, और जो लोग आप पे दोषारोपण लगा रहे हैं, क्या आप मिले हुए हो खनन माफियाओं के साथ? जी, उसके बेसिकली लिए जब कैसे मीडिया आप वाले सफाई मुझसे देंगे? पूछेंगे कि जी जब मीडिया वाले मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली मैं अपने आप को कहूँगा, अपने आप को मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो आरोप लग रहे हैं मुझ पर ये सब बेबुनियाद है, और अभी इसकी मैं उनको बोलूँगा अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे कुछ बता पाएंगे। ओके, दीपक सर जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सावन जी, आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, राइट? यस सर, यस सर। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, मतलब ये दोनों टर्म में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिकल कौन सी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी चीजें होती हैं, थोड़ा लेमैन को समझाने के लिहाज से थोड़ा बताइए। जी जी सर, बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल की जब बात करते हैं तो हम लोग हाई वोल्टेज पे लो फ्रिक्वेंसी पे काम करने की बात बोलते हैं। जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वहाँ पे लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी पे काम होता है। ये बेसिक डिफरेंस है सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाकी जो अगर और इसमें जाएं तो इसके कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल के वो आपके बड़े बड़े होंगे, आपको हाई करंट पे काम करना होगा। एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आपके डिवाइसेस छोटे होते हैं, और वही है करंट कम रहेगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे हम लोग काम करते हैं। ये बताइए, ये जो हाई टेंशन वायर होते हैं, जी सर। सुन पा रहे हैं, ये किस जी मैं मेटल सुन के पा बने रहा होते हूँ हैं? सर। बेसिकली सर ये एल्युमिनियम का ही सर बना रहता है, ज़्यादातर इंडिया में खासकर। अगर प्रेफर किया जाए तो कॉपर का ही जी प्रेफर करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एल्युमिनियम का ही प्रेफर करते हैं इसमें। जी। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? कि मैं मधुबनी का निवासी हूँ। मधुबनी। मधुबनी किस लिए जाना जाता है? सर मधुबनी बेसिकली ये नॉर्दर्न बिहार का मिथिलांचल का एक पार्ट है, और मधुबनी में माँ सीता के लिए भी ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में विख्यात है। इसके अलावा सर मिठा मखान जो है वो सर बेसिकली पूरे अगर देखा जाए बिहार में तो 90% जो है वो मधुबनी में ही होता है। तो ऐसा कुछ है सर, जी, इसीलिए आपकी फेमस है। आवाज साफ और नहीं आई। 90%? क्या 90% होता है? आवाज साफ नहीं आई। जी 90% जो मखान जो है अगर हम देखें बिहार में होता है तो वो मधुबनी जिले में ही होता है। अच्छा, ये इसके मखाने की अलावा बात हम कर लोग रहे हैं क्या देखें। आप, ये जो ड्राई फ्रूट्स? जी सर, जी सर, जी सर, मैं अच्छा मखान की कर रहा हूँ। बस जी। पेंटिंग है। आलिया बेट और खादिया बेट, इस नाम से परिचित हैं आप? सॉरी सर। बिहार में एक जगह बहुत फेमस है जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाल में ही पिछले एक आध साल में काफी चर्चा में भी था। गोगी बील, बता सकते हैं कहाँ है ये बिहार में, और क्यों इतना चर्चा में रहा? सर सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ सर।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग से संबंधित किसी काम में इन्वॉल्व हैं? जी सर। एयर कंडीशनिंग पर्यावरण के लिए कैसे नुकसानदेह है, या अगर नहीं है तो पर्यावरण पे उसका क्या प्रभाव है, थोड़ा इलेबोरेट करिए। जी सर, पास्ट टाइम में जो एयर कंडीशनिंग हुआ करती थी, तो रिसर्च के बाद पाया गया कि जो हम लोग इसमें कूलेंट यूज करते हैं वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज करते थे, तो हमारे ओजोन लेयर जो था उसको डिप्लीट कर रहा था। लेकिन रिसेंट टाइम में हम देखें कि इसमें काफ़ी तरक्की हुई है और हम लोग HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट तो करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू CFC बहुत लो है इसका ये टर्म, जो पेनिट्रेशन जो इसका पावर है वो CFC से कम है। तो इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि कम से कम इम्पैक्ट पड़े। ये यही जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या कोशिश की जा रही है, कैसे इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा रहा है। एक तो CFC हटा HFC लिया है, इसके अलावा? जी, इसके अलावा सर एडवांस डिवाइसेस का भी यूज किया जा रहा है, जिससे इसका कंजम्पशन जो है कम से कम हो। फॉर एग्जांपल ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम लोग बिल्डिंग को इस तरह तैयार कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जो एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा कम से कम हो सके, हम उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंट्रोलर्स का, बहुत तरह के सेंसर का यूज करके हम कम से कम जो है इस जो SFC का है इस्तेमाल कम कर रहे हैं। आपने बताया था कि आप अभी अपने जो आपका करंट जो आपका प्रोफेशन है या जो आप काम अभी कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं, थोड़ी देर पहले आपने कहा था। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित ही आप काम कर रहे हैं और आपका अगेन सब्जेक्ट आपका फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है। तो कैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे आगे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जिससे कि आपको कुछ कुछ अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले? जी सर, लेट मी करेक्ट फर्स्ट थिंग दैट कि सर HVAC में इलेक्ट्रिकल उतना कुछ खास नहीं है सर। बहुत लो लेवल का इसमें इलेक्ट्रिकल का यूज है सर, इसमें ज़्यादा नहीं है। हाँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। रही बात कि हम अपने इसको आगे कैसे यूज करेंगे, तो सर डायरेक्टली तो सर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे अपने डिपार्टमेंट में। बट अगर कुछ सरकार का से कुछ पॉलिसी आती है, चाहे हमसे कुछ सुझाव मांगा जाता है, तो चाहे कुछ ऐसा हमारे पास प्रपोजल आता है जिसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं, तो सर वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा और हम उसको आसानी से इलेबोरेट भी कर पाएंगे जी। और उसके बेस पे हम लोग अपनी पॉलिसी बनानी हो तो पॉलिसी बना पाएंगे, काम कर पाएंगे जी। अभी एक हाल में ही एक टर्म काफी चर्चा में है, कैरियर एग्रीगेशन, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित है। उसके बारे में कुछ जानते हैं? सॉरी सर। ठीक है सावन जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू कुणाल सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी सर। सर नमस्ते। आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? सर स्पेशलाइजेशन सर बोथ है सर, मतलब कि इलेक्ट्रिकल ही मेनली स्पेशलाइज्ड है मेरा। और बीटेक के दौरान आपका जो फेवरेट प्रोजेक्ट था वो क्या था? सर बेसिकली हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था
वो सिग्नल बेस्ड मोबाइल डिटेक्शन सिस्टम बनाया था, जो कि इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था वो। नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में बताइए आप एक सेंटेंस। सर नॉर्टन्स थ्योरम में बेसिकली होता क्या है कि जो हाँ हम क्या करते हैं, जिस पाथ का हमें करंट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि उस पर नॉर्टन थ्योरम लगा करके जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके हम वहाँ पे करंट निकाल लेते हैं। और फिर थेवेनिन थ्योरम में जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, सेम जो है नॉर्टन थ्योरम में रेजिस्टेंस निकाल करके फिर उनका इक्विवेलेंट सर्किट बना करके, और फिर जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है उसमें केवल एक करंट सोर्स और रहेगा, और एक जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और फिर एक पैरेलल में जो है जो एक और रेजिस्टेंस रहेगा जिसका हमें करंट निकालना होगा। ये तीनों करंट सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जिस कंपोनेंट के साइड में हमें करंट निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस वहाँ पर है तो उसे वहाँ हम करंट निकाल सकते हैं। आप एप्लीकेशन बता रहे हैं नॉर्टन्स का, मैं कहा कि डिफाइन कर सकते हैं आप इसको एक सेंटेंस में, जिससे कि कॉमन जो पीपल है, बिल्कुल लेमैन आम आदमी की समझ में आ जाए कि क्या है, क्या चीज है। ओके थ्योरम है ओके। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम में बेसिकली एक सर्किट को, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपली एक करंट सोर्स, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक जिस कंपोनेंट के अलोंग हमें करंट निकालना है उसमें इसको हम तोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं इसको। केवल 3 ही कंपोनेंट रहेंगे उसमें। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फाइनली निकालने का एक तरीका है। बेसिकली सर वहाँ का हम अगर हमें जिस पाथ का हमें करंट निकालना है तो एक मेथड है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं करंट। जनरेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस बताएंगे? सर बेसिकली सर जनरेटर जो है सर वो डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। जनरेटर एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, बट जो अल्टरनेटर होगा वो बेसिकली एसी ही होगा सर। सीरीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर घर में यूज होता है। अब इसमें जी सिंगल सर। पोल सीरीज और डबल पोल सीरीज क्या होता है, ये क्या है, दोनों में अंतर क्या है? सर सिंगल पोल स्विच में होता क्या है कि उसमें केवल हम या तो उसको ऑन कर पाएंगे या ऑफ कर, मतलब उसका जो हम केवल एक ही कंपोनेंट को उसके थ्रू ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर डबल पोल रहेगा तो सर हम 2 कंपोनेंट को जोड़ करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसमें मतलब पावर सप्लाई दे सकते हैं, चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, वो मेजर सुधार आप बताएंगे जो आप बिहार में करना चाहते हैं? अगर आपसे बोला जाए कि आप मेजर 5 फील्ड में आपको काम करना है, 5 वर्क्स है जो आप कंप्लीट करें बिहार के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उसमें आपके प्रायोरिटी में वो कौन सा 3 काम आएंगे कि आप चाहेंगे कि पहले इन्हें करना जरूरी है, इससे इससे अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उत्थान होगा बिहार का? सर बेसिकली अगर सर मुझे कहा जाए करने के लिए तो मैं प्राइमरी में जो फोकस रहेगा वो मेरा एजुकेशन पर रहेगा। फिर मैं सेकंड ऑप्शन पे दूंगा मैं हेल्थ केयर सेक्टर को, वहाँ का हो। इसके अलावा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल रोड हो, रेल हो, कनेक्टिविटी के जो मीडियम है उनको मैं चाहूँगा इम्प्रूव करना। इसके अलावा मैं डिजिटल गवर्नेंस को मैं प्रमोट करूँगा वहाँ पर, और बाढ़ आपके और प्रायोरिटी मैं में नहीं है? एम्प्लॉयमेंट को। बाढ़, जो हर साल बाढ़ की समस्या बिहार में आ रही है, वो आपके जी जी प्रायोरिटी में नहीं है? वो आपको नहीं लगता कि इन सारे चीजों के होने के बावजूद भी अकेला बाढ़ सब पे भारी पड़ जाएगा? सर योर राइट सर, बाढ़ प्रायोरिटी में होना चाहिए सर। लेकिन सर उसमें क्या है कि
हम पर्सनल लेवल पे भी हम वहाँ पे एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। अगर हम उसको एजुकेट कर सके लोगों को वहाँ का, तो बाढ़ से तो हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा सर सरकार ही मेन है जो उसके ऊपर पॉलिसी बनाएगी। बाकी हम तो सर एजुकेट करके लोगों को बाढ़ के बारे में जो इससे बचाव के तरीके होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको बाढ़ को एज अ अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं, हम ये समझा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आपका कहना है कि लॉ तो सरकार ही लाएगी, लेकिन ये एक जो है ये रेसिप्रोकटरी सिस्टम है, रेसिप्रोकटरी। इसमें आप जो फील्ड के अनुभव है उनको शेयर करते हैं लेजिस्लेशन के साथ, और वो फिर उसी हिसाब से कानून बनता है, उसमें मदद मिलता है। तो मेरा ये पूछना था कि आप क्या सुझाव देंगे, किस प्रकार से ये बाढ़ से जो पीड़ित बिहार लगभग हर साल रहता है, इसमें इसको हेल्प मिले या ये कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। सर आपकी आवाज सर प्रॉपर्ली मेरे पास नहीं आ पाई, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि आप कौन सा सजेशन देंगे सरकार को जिससे ये बाढ़ से जो है थोड़ा बचाव हो, राहत मिले। मैं यही पूछ रहा हूँ। तो सर बेसिकली मैं सरकार को पहला सुझाव, अगर मुझसे सुझाव मांगा जाएगा तो मैं सुझाव ये दूंगा कि जो नदी जोड़ो परियोजना है, जो हम देखते हैं कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता रहता है और साउथ बिहार हमारा सूखा रहता है, तो हम ऐसा कैनाल सिस्टम बनाएंगे कि जो नॉर्थ बिहार का जो एक्सेस पानी है उसको हम साउथ बिहार से जोड़ सकें। इससे हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहला, जो नॉर्थ बिहार में जो फ्लड है वो कंट्रोल में आ जाएगा। सेकंड, एट द सेम टाइम जो है साउथ बिहार में जो ड्राफ्ट का सिचुएशन आता है उससे भी हमको सर छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा सर हम देखते हैं कि सेडिमेंटेशन रेट जो है रिवर का, बाढ़ आने का जो मुख्य कारण सर एक ये भी है कि सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है नदियों के जो पाथ में। हम देखते हैं कि सर जो पहले गहराई थी नदियों में अब उतनी रही नहीं है, अब उसमें गाद ये सब आ करके नदी का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है, जिस कारण से जो पानी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो रिवर का था वो कम हो गया है। अब पानी जो है वो नदी के बैंक के बाहर जाकर के गांव में घुस जाता है। तो सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा, मैं सजेशन करूंगा कि इसको साफ सफाई का जो ब्लॉकेज है, सेडिमेंटेशन हटाने की बात कर रहे हैं। जी सर जो मट्टी उट्टी है जो जमा हो गया है, इसी प्रकार से जो साफ सफाई हो। ठीक है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कन्वर्शन में क्या फर्क है? बेसिकली सर एनालॉग में सर ईच एंड एवरी टाइम पे एंड एवरी पॉइंट पे हमें कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी, बट डिजिटल में सर हमें केवल दो ही लेवल मिलते हैं, या तो 0 या 1, मतलब या तो लो या हाई, केवल उसमें दो ही लेवल होता है। बाकी एनालॉग में तो सर हर पॉइंट पे हमें कुछ न कुछ वैल्यू मिलती है। ठीक है, बढ़िया। अब आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आपको फीडबैक शाम को दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे की तैयारी रखें आप जारी। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट सर एक मेरी साइड से। सर एक रिक्वेस्ट और है सर। बोलिए सर। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सर जहाँ जहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ प्लीज वो भी मुझे बताया जाए। बिल्कुल, आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक में आपको यही बताया जाएगा, इसी के लिए आपको फीडबैक दिया जाएगा, इलेबोरेटेड आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और आपका कुछ और भी डाउट होगा तो आप उस समय पूछ सकते हैं। ठीक है सर।